कहानी की शुरुआत समंदर से उठते एक भयानक तूफान से होती है, लेकिन इस बार आसमान से पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक और कचरा बरस रहा होता है। उसी वक्त सड़क पर एक गाड़ी चल रही होती है जिसमें बारबरा और उसकी बेटी मौजूद है। यह अजीब और डरावना मंजर देखकर बारबरा अपने एक्स हस्बैंड बकले को फोन करती है। बकले फोन उठाते ही घबराकर कहता है, तुरंत वापस लौट आओ। लेकिन तभी रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है। हालात बिगड़ते देख बारबरा अपनी बेटी से कहती है कि वो पास की बिल्डिंग के अंदर भाग जाए। अचानक बाहर खड़े बकले की नजर पड़ती है कि उसकी बेटी के ऊपर एक भारी एंकर गिरने वाला है। बिना सोचे समझे वो दौड़ता है और आखिरी पल में अपनी बेटी को बचा लेता है। थोड़ी ही देर में बारबरा भी वहां पहुंच जाती है और इस अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। अथॉरिटीज के पास इस अजीब हालात को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। लोग बस आसमान की तरफ देखते रह गए जो पूरी तरह प्लास्टिक से भरा हुआ था। समंदर से निकले कचरे के साथ एक नामुमकिन चीज भी सामने आई, टाइटैनिक। 114 साल बाद वो आखिरकार न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी थी। इन सब अजीब घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब कुछ मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने गए। जैसे ही उन्होंने जाल डाला, मछलियों के साथ एक अजीब समुद्री जीव भी उसमें फंस गया। इसके बाद हम बकले को देखते हैं जिसे समंदर में तेल लीक होने की खबर मिलती है। उसे ब्रिटिश फौज के साथ मिलकर सफाई मिशन पर जाना होता है। मिशन से पहले वो लंदन से होकर जाता है ताकि अपनी बेटी करबी को सुरक्षित उसकी माँ के पास छोड़ सके। बेटी और एक्स वाइफ को अलविदा कहकर वो सार्जेंट हेना के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है और मिलिट्री प्लेन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है जहां उस समुद्री जीव की डेड बॉडी रखी होती है। वहां बताया जाता है कि यह जीव समंदर के किनारे से करीब 3 मील दूर मिला था। मछुआरों ने जैसे ही उस मॉन्स्टर को जाल से निकलते देखा, घबराकर उसे गोली मार दी। बाद में उन्होंने उसके शरीर को इंटरनेट पर बेचने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर कर्नल ने एक्शन लिया। पूरा मामला दबा दिया गया और वह बॉडी आर्मी के लिए खरीद ली गई। पियर्स बताता है कि ऐसे समुद्री जीवों का जिक्र बहुत पुरानी कहानियों में मिलता है। इन्हें होमो इक्वा कहा जाता था। जब साइंटिस्ट्स ने बॉडी की जांच की तो उन्हें उसके गले के नीचे एक मोती मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले मिले एक और स्पेसिमेन में था। समंदर के नीचे रहने वाले इन जीवों से संपर्क करने के लिए आर्मी ने पहाड़ों में कैंप लगाए और एक मशीन से सिग्नल भेजे। रात होने पर जब बाकी सब सो गए तो मॉर्गन और सारा को उस बॉडी की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। रात करीब 2:10 बजे दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अचानक जमीन में पानी भरने लगता है और सारा आगे बढ़ते हुए ढंसने लगती है। मॉर्गन उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी किसी ताकतवर चीज ने सारा को जोर से नीचे खींच लिया। कुछ ही सेकंड में मॉर्गन भी उसी तरह जमीन के नीचे खींच गया। नीचे जाने से पहले वह मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुंच पाता। तभी पता चलता है कि वह बॉडी भी गायब हो चुकी है। अचानक अलार्म बज उठता है और पूरा कैंप जाग जाता है। जनरल जब टेंट में पहुंचता है तो मॉर्गन और सारा दोनों गायब होते हैं। रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन रेडियो भी जमीन के नीचे दबा हुआ मिलता है। मॉन्स्टर्स के जाते ही जमीन फिर से सख्त हो चुकी थी। जब पियर्स नीचे झुककर देखता है तो उसे मॉर्गन का हाथ मिलता है। उसी पल बार्कले समझ जाता है कि उसे बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। वह पूछता है, ये कौन सा जीव है? हैना बताती है कि उनकी टीम का काम ही ऐसे अनजान जीवों से संपर्क करना है, लेकिन होमो इक्वा कोई एलियन नहीं है। वे इंसानों से भी पहले धरती पर थे और हजारों सालों तक समंदर के नीचे छुपे रहे। अब वे फिर से जाग चुके हैं और इस प्लेनेट को वापस लेना चाहते हैं। उसी रात आर्मी एक होमो इक्वा को समंदर से बीच की तरफ आते हुए देखती है। जनरल अपने फौजियों को बंदूकें नीचे रखने को कहता है क्योंकि वह लड़ना नहीं, बात करना चाहता है। ट्रांसलेशन डिवाइस की मदद से पियर्स उस क्रिएचर से बात करता है और उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। वह क्रिएचर गुस्से में होता है क्योंकि उसके एक आदमी को मछुआरों ने मार दिया था। पियर्स जवाब देता है कि उसने भी अपने 2 फौजी खो दिए हैं। आखिरकार दोनों के बीच एक पीस एग्रीमेंट होता है ताकि दोनों गुट एक दूसरे को मारना बंद करें। लेकिन जाते जाते वह फिशमैन कहता है कि उसके लोग छुपकर जीते जीते थक चुके हैं। उसी पल दुनिया भर में लोग पहली बार होमो इक्वा को खुलेआम देखते हैं। उनका साफ कहना होता है वे इंसानों से पहले इस धरती पर थे और यह दुनिया उनकी भी है। दोनों प्रजातियों की पहली ऑफिशियल मीटिंग लंदन में रखी जाती है। इसके लिए वाटरवे नाम का एक खास ब्रिज बनाया जाता है जो जमीन और पानी को जोड़ता है। सबके तैयार होते ही केट इंजीनियर्स को वाटरवे चालू करने का आदेश देती है। होमो इक्वा के साथ 3 और अजीब जीव आते हैं, एक विशाल मछली, एक जल परी और एक इंसान जैसी दिखने वाली औरत। कुछ ही वक्त में साल्ट इंसानों की भाषा समझने लगती है। मीटिंग की शुरुआत में साल्ट बताती है कि वह खुद क्यों आई है। कुछ समय पहले उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन इंसानी जहाज से फैले तेल ने उस जगह को जहरीला बना दिया। माहौल शांत करने के लिए जनेथन कहता है कि इंसान अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन साल्ट उसे नजरअंदाज कर देती है। वह कहती है कि वह सिर्फ बर्क से बात करेगी क्योंकि वही अकेला इंसान था जिसने मरे हुए होमो इक्वा को इज्जत दी थी। ये जानने के लिए
कि होमो एक्वा बर्ग को ही अपना एम्बेसडर क्यों बनाना चाहते हैं, केट उससे लंबी पूछताछ करती है। उसकी जिंदगी के हर पुराने किस्से को खंगाला जाता है। जनेथन को एम्बेसडर बनाने की कोशिश फेल हो जाती है क्योंकि साल्ट साफ कह देती है कि वह सिर्फ बर्ग से ही बात करेगी। इसी वजह से यूनिट की प्रेसिडेंट बर्ग से कहती है कि वह उसे इस रोल के लिए तैयार करेंगी। जब बर्ग उस होटल में पहुंचता है जहां उसे कुछ दिन रुकना है तो वहां भारी सिक्योरिटी देखकर वह चौंक जाता है। उसके कमरे में उसकी बेटी और एक्स वाइफ पहले से मौजूद होती हैं। बारबरा को जब पता चलता है कि बर्ग को होमो एक्वा के साथ नेगोशिएशन के लिए चुना गया है तो वह हैरान रह जाती है। उधर केट लगातार यही सोच रही होती है कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो लड़ाई छिड़ सकती है। तय समय पर बर्ग मीटिंग के लिए पहुंचता है। शुरुआती बातचीत के बाद साल्ट अचानक थेम्स नदी का एक गिलास पानी मांगती है। एजेंट्स तुरंत पानी लाने चले जाते हैं। जैसे ही पानी कमरे में आता है बर्ग वह गिलास उठाकर साल्ट को देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साल्ट कहती है यह पानी तुम्हारे लिए है। यह सुनते ही बर्ग सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। पानी पीने की बजाय वह स्क्रीन पर लिखी स्पीच पढ़ने लगता है। साल्ट उसे रोक देती है। वह कहती है कि उसे रटी रटाई बातें नहीं चाहिए। तब बर्ग स्क्रिप्ट छोड़ देता है और साफ बोलता है कि पानी और मिट्टी का गंदा होना इंसानों की गलती है। अपने लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए वह मानता है कि इंसानों ने धरती को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब वे उसे सुधारना चाहते हैं। बर्ग की सच्ची बात सुनकर साल्ट कहती है मुझे तुम पसंद आए। उसी रात होटल के कमरे में बर्ग अपनी बेटी को जागते हुए देखता है। वह समझ जाता है कि उसे नींद नहीं आ रही और वह परेशान है। असल में उसे अपने पापा की चिंता हो रही थी। बर्ग उससे कहता है कि वह उसे कल घर भिजवा देगा ताकि वह इस सब से दूर रहे, लेकिन कभी जवाब देती है मैं अपने पापा के पास ही रहना चाहती हूँ। अगली सुबह तीसरी मीटिंग में बर्ग बताता है कि दुनिया के सभी देशों के लीडर्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट और बड़ी कंपनियां मिलकर समंदर को साफ करने का प्लान बना रहे हैं। डाटा के हिसाब से साल 2065 तक पोल्यूशन 50% कम किया जा सकता है। यह सुनते ही साल्ट भड़क जाती है। वह कहती है कि सिर्फ आधा पोल्यूशन कम करने में 40 साल लगना मंजूर नहीं है। हर दिन उसके लोग इंसानों की लापरवाही की वजह से मर रहे हैं। अब वे ठीक से देख और सुन भी नहीं पा रहे। बर्ग समझ जाता है कि साल्ट बिल्कुल सही कह रही है। उसके पास माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह कहता है कि अगर दोनों प्रजातियां मिलकर काम करें तो शायद यह काम जल्दी हो जाए। साल्ट जवाब देती है कि अगर होमो एक्वा मदद करेगा तो बदलाव बहुत तेजी से आएगा। उसी पल एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। एक साथ कई देशों में समंदर का रूप बदल जाता है। इंसानों ने सालों में जितना कचरा समुद्र में फेंका था वह सब वापस जमीन पर आने लगता है। प्लास्टिक और गंदगी आसमान से गिरने लगती है। कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से सब शुरू हुआ था। इतना नुकसान होने के बाद भी बर्ग समुद्र के लोगों से बातचीत जारी रखता है क्योंकि इंसान जानते थे कि यह लड़ाई वे जीत नहीं सकते। राहत की बात यह थी कि साल्ट अब भी बात करने को तैयार थी, लेकिन उसने साफ कहा शांति तभी होगी जब इंसान उसकी 3 शर्तें मानेंगे। साल्ट पहली शर्त बताती है समंदर में अब एक बूंद भी पोल्यूशन नहीं जाना चाहिए और इंसानों को अपने जहाज चलाना बंद करने होंगे। दूसरी शर्त और भी सख्त होती है। जमीन और समंदर के बीच साफ बॉर्डर बनाए जाएंगे। इंसान समंदर में नहीं जाएंगे क्योंकि वे जमीन पर रहने के लिए बने हैं। यह सुनते ही कमेटी के मेंबर्स भड़क जाते हैं। ऐसा हुआ तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोग एक दूसरे से कट जाएंगे। माहौल बिगड़ता देख साल्ट अपनी आवाज बदलती है और इंसान का रूप ले लेती है। उसका असर होते ही कमरा शांत हो जाता है। लोग सीटों पर लौटते हैं और साल्ट फिर अपने असली रूप में आ जाती है। अब वह तीसरी शर्त बताती है